जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ जाइएगा और एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर भी कर देंगे। जो लोग दोस्तों अभी आपकी क्लास में नहीं आ पाए हैं तो एक बार सभी प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर करके उनको बता दें कि दोस्तों आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों की क्लास रोजाना लाइव 8 बजे दोस्तों टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर येलो बुक का दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाता है। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो एक बार फटाफट सभी प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और जो भी कैंडिडेट दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी कोई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आए तो आपको दोस्तों सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे दोस्तों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की समस्त देशवासियों को और समस्त हमारे टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप लोग दोस्तों इस पावन अवसर पर, इस होली के पावन अवसर पर आप लोग निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऐसी मैं आप लोगों के लिए कामना करता हूं। आगे आने वाली दोस्तों होली 2024 में जब भी दोस्तों आप होली मनाएं तो दोस्तों आप तब तक एक गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हों। जब तक आप दोस्तों गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हो तो दोस्तों आप निरंतर अपनी मेहनत करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में हम लोगों के लिए पास एक गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो आप मेहनत करते रहिएगा। आप लोगों के साथ जो भी मुझसे बनेगा, जितनी भी मेहनत बनेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोगों के साथ मैं भी मेहनत करता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त मेहनत जो है बहुत ही दोस्तों लगन से कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों मेहनत से करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जलमंडल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था और दोस्तों ज्वार भाटा के बारे में भी अच्छे से पढ़ा था कि ज्वार भाटा कैसे कहते हैं। वो दोस्तों इसकी चर्चा जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने उस पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो की दोस्तों वो सभी क्लासेस जो हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई तो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कल की वीडियो में कि हम जब भी दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम दोस्तों वायुमंडल से स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। आज की वीडियो हम दोस्तों वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से आ जाइएगा, आप लोगों की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं कि काफ़ी लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर आप स्टैटिक जीके कब से लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों आपका बैच तो लॉन्च हो चुका है और स्टैटिक जीके भी दोस्तों आपकी आज के दिन ही दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। स्टैटिक जीके का दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे ही यहाँ से दोस्तों वीडियो अपलोड होगा आपके पास दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपको दोस्तों मैं टाइम बता देता हूं कि आप लोगों का दोस्तों जो स्टैटिक जीके का टाइम है वो है दोस्तों शाम को 6 बजे। तो शाम को 6 बजे आप सभी लोग स्टैटिक जीके की क्लास के लिए तैयार रहें। बहुत ही दोस्तों शानदार तरीके से स्टैटिक जीके को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वायुमंडल के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि आप कॉपी पेन साथ रख के ना बैठे तो आपका कोई भी पॉइंट जो है मिस हो जाए। तो कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर दोस्तों क्या है दोस्तों, वायुमंडल है। पृथ्वी पर यदि हम देखते हैं कि चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव, यानी कि दोस्तों वायु जो है फैली हुई रहती है, तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर जीवन तभी संभव है जब तक दोस्तों वायु है। जब तक वायु है पृथ्वी पर तब तक दोस्तों जीवन संभव है। बिना वायु के बिना हम दोस्तों जीवित नहीं रह सकते हैं। मनुष्य को दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है, वायु की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो घिरा हुआ वातावरण है दोस्तों, फैला हुआ है, वो दोस्तों क्या है, वायुमंडल है। अगला पॉइंट, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को दोस्तों वायुर्विज्ञान कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को हम ऋतु विज्ञान कहते हैं। दोस्तों यदि हम वायुमंडल की ऊपरी परत की हम बात करते हैं तो दोस्तों क्या है, वायुमंडल चारों ओर फैली है तो उसको हम कहते हैं वायु का विज्ञान, वायुर्विज्ञान। और जो नीचे की परत है जहाँ पे दोस्तों ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु और बसंत ऋतु, तो उस ऋतु परिवर्तन को दोस्तों जो निचली परत है वायुमंडल की उसको हम दोस्तों ऋतु विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा आपके एग्जाम में दोस्तों नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल की ऊपरी परत का अध्ययन क्या कहलाता है, ऋतु विज्ञान या वायुर्विज्ञान। तो दोस्तों वायुमंडल की ऊपरी परत की बात कब भी की जाए तो आपको उसका जवाब चुनना होगा वायुर्विज्ञान और निचली परत आपकी ऋतु विज्ञान होगी। इतनी बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि यदि हम आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार आपको बता दें कि इस पॉइंट को आप सभी प्यारे दोस्त बहुत ही ध्यान से समझेंगे, दिमाग को अपने खोल लीजिएगा, दिमाग को कंसंट्रेट कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो जाए। दोस्तों आपके एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन बने कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने आप से क्वेश्चन को तोड़ना सीखेंगे। क्वेश्चन को तोड़ना सीखो तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपको उसका क्वेश्चन का जो है आंसर निकल आएगा। आप समझ जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है दोस्तों? 78.07%। 78.07% गैस नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। दूसरी है ऑक्सीजन, जिसकी मात्रा 20.93%, 20.93% है। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा 0.03%, और आर्गन गैस जिसकी मात्रा 0.93% गैस पाई जाती है। तो ये दोस्तों 4 ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, लेकिन जो मोस्टली आपके एग्जाम में दोस्तों जो बनती हैं गैसें या क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं चारों से बनते हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो इसका प्रतिशत भी याद रखेंगे 78.07। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद दोस्तों ऑक्सीजन का नंबर आता है, जिसकी मात्रा है 20.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और आर्गन है 0.93%। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपनी कॉपी में, इस पॉइंट को जरूर नोट करके लिख लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में दोस्तों 100% ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं दोस्तों। अब ये बनेगा, अब ये किस एग्जाम में बनेगा अब ये नहीं कह सकते हैं, बनेगा आपके एग्जाम में। अब ये कौन सी परीक्षा में आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो किसी ना किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों वायुमंडल में पाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें। अब इनके दोस्तों हम विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे और बातों को दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट है नाइट्रोजन। यह गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, देखिए क्वेश्चन बना जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन को नोट करके जरूर लिख लेंगे। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यदि दोस्तों हम वायुमंडल में यदि हम ऊंचाई की बात करते हैं तो 128 किलोमीटर की यदि हम ऊंचाई तक जाएंगे तो दोस्तों हमें नाइट्रोजन गैस का अभाव मिलेगा। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता, और नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। अब यहाँ से आप लोगों को बहुत ही बड़ी जानकारी मिलने वाली है और बहुत ही कुछ आपको समझने को मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस क्यों ज़्यादा है, क्या कारण है जो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है, यदि नाइट्रोजन गैस ना होती तो क्या होता? तो दोस्तों सुनिएगा, यदि नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो दोस्तों हम जीवित भी नहीं रहते। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आप कहेंगे कि सर ऑक्सीजन गैस के बिना तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के यदि ना हो तो हम कैसे मर सकते हैं, कैसे जीवित रह सकते हैं? यदि ऑक्सीजन के बिना हम लोगों का क्या है, जीवन संभव नहीं है। यदि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दोस्तों हम मृत हो जाएंगे। लेकिन यदि नाइट्रोजन भी नहीं होगी हम फिर भी दोस्तों मृत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन जब तक वातावरण में, वायुमंडल में नहीं होगी तो दोस्तों अपना पेड़ पौधे जो है, हमें ऑक्सीजन किससे मिलती है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं वो दिन के समय, और रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और सूर्य से भोजन प्राप्त करते हैं, और वो नाइट में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए ना? तो इसी कारण दोस्तों हमें पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। और मनुष्य क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो दोस्तों यदि नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो दोस्तों पेड़ पौधे भी नहीं होते, क्योंकि दोस्तों जब तक नाइट्रोजन गैस नहीं होगी तब तक दोस्तों पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण
कहाँ से करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का दोस्तों जो निर्माण होता है वो दोस्तों आपका प्रोटीन से ही होता है। किससे होता है दोस्तों? नाइट्रोजन का जो निर्माण होता है, जो पेड़ पौधे प्रोटीन का जो निर्माण करते हैं वो दोस्तों नाइट्रोजन से ही करते हैं, जो कि भोजन का मुख्य अंग है। अब भोजन किससे मिलता है दोस्तों? भोजन भी दोस्तों नाइट्रोजन से ही मिलता है। और नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों वो हमें किससे प्राप्त होता है? वायुमंडल में फैला हुआ है नाइट्रोजन, क्योंकि दोस्तों जो सूर्य की किरणें हैं उनसे भी हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है। जब तक सूर्य से हमें नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होगा तो दोस्तों उस प्रोटीन जो उससे प्रोटीन बनता है तो दोस्तों वो पेड़ पौधों को नहीं मिलेगा। जब तक पेड़ पौधे उस प्रोटीन को ग्रहण नहीं करेंगे तो वो ऑक्सीजन कहाँ से देंगे दोस्तों? ऑक्सीजन कहाँ से देंगे? जब ऑक्सीजन ही नहीं देंगे तो दोस्तों हमारा जीवन संभव भी नहीं होगा। और जब तक नाइट्रोजन नहीं होगा तो दोस्तों पेड़ पौधों को प्रोटीन और भोजन नहीं मिलेगा। जब प्रोटीन और भोजन नहीं मिलेगा तो वो ऑक्सीजन कहाँ से देंगे? समझ गए ना दोस्तों? मेरी बात को समझ रहे होंगे और उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन का हमारे वायुमंडल में रहना कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन की। अब बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन की। क्या हम बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं? ऐसा भी नहीं है, हम बिना ऑक्सीजन के भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यह गैस वायुमंडल में दोस्तों 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। हम दोस्तों 64 किलोमीटर ऊंचाई तक चले जाए हैं तो दोस्तों हमें ऑक्सीजन मिलती है, और उसके बाद हम दोस्तों जैसे और ऊपर चले जाएँ तो दोस्तों नाइट्रोजन का अभाव होने लगता है। परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा दोस्तों बहुत ही कम हो जाती है, और ऑक्सीजन के बिना हम ईंधन यहाँ पर दोस्तों मिस पॉइंट हुआ है, यहाँ पर लिखा है ईंधन, ये जो रहा है ये मिस हुआ है। ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यदि हम दोस्तों बिना ऑक्सीजन के ईंधन भी नहीं जला सकते हैं, लकड़ी भी नहीं जला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन का अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होना है, और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हम कोई भी काम करते हैं दोस्तों वो हम ऑक्सीजन के द्वारा ही करते हैं। जब तक हमें ऑक्सीजन मिलती है तब तक हम जीवित रहते हैं और हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, हमें तब तक ऊर्जा मिलती रहेगी। और जब हम पृथ्वी से 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो हमें तो ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों और 16 किलोमीटर ऊपर जाकर, और यानी जितना ऊपर आप जाएंगे उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों यह सबसे भारी गैस है। तो एक बार सभी पर दोस्तों अपना एक पॉइंट बनाएंगे, नोट करके लिखेंगे कि सबसे भारी गैस कौन सी होती है। सबसे भारी गैस कौन सी होती है तो डैश करके लिखेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है, फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है दोस्तों? गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म होती है। जबकि ऑक्सीजन कैसी होती है? ठंडी होती है। दोस्तों आपके एग्जाम में पहला पॉइंट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे भारी गैस कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन एसएससी के सभी एग्जामों में, स्टेट लेवल के सभी एग्जामों में, यूपीएससी के सभी लेवल के एग्जामों में ये क्वेश्चन, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है चाहे वो आपका एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का हो, सभी एग्जामों में दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखना, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आपका जवाब हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही होता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन। ओजोन जो है दोस्तों हमारी रक्षा किससे करती है? ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जाम में बनता है दोस्तों, इतना बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है दोस्तों कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देखेंगे ना, ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कि जहां से आपको ओजोन से क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलेंगे। यह दोस्तों गैस जो है ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल से अधिक ऊंचाई तक बहुत कम मात्रा में मिलती है, और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस हमें बचाती है, कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस हमें बचाती है, कौन सी गैस रक्षा करती है, तो दोस्तों वो कौन सी गैस है? ओजोन गैस है।
यदि वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा कम हो जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए कैसा क्वेश्चन मत पूछेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाएगा और आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन तो कॉपी में किताब में था ही नहीं, ये क्वेश्चन आ कहाँ से गया। आपको होते हैं कि फिर ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ये दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस नहीं, बस आपके ये दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों नया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैलाने वाली कौन सी किरण है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैलाने वाली कौन सी किरण है। तो दोस्तों आपसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, समझ रहे, और साथ में पराबैंगनी किरणें का भी ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों कैंसर जैसी भयानक जो बीमारियां जो फैलती हैं सर्वाधिक मात्रा में, वो दोस्तों पराबैंगनी किरणों के कारण ही फैलती है। यदि ओजोन गैस दोस्तों वायुमंडल में ओजोन गैस कम हो जाए, ओजोन गैस चली जाए, तो दोस्तों पृथ्वी पर ये सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें, वो पृथ्वी पर आकर कैंसर जैसी बीमारियों को पैदा करती हैं। तो कैंसर जैसे कि कोरोना महामारी फैली थी, तो ऐसे ही दोस्तों यदि पृथ्वी पर ओजोन की मात्रा कम हो जाए तो दोस्तों जो सूर्य की किरणें हमें प्राप्त होंगी पराबैंगनी किरणों की, उनसे दोस्तों कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं। क्लियर दोस्तों, समझ गए यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों ये आप समझ चुके होंगे और अपने कॉपी में नोट्स भी बना रहे होंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे द्वारा कही गई सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे। ये दोस्तों आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि दोस्तों मुझे मालूम है कि 12th क्लास में मैंने क्या पढ़ा था, वही चीज़ बता रहा हूँ। ये कोई अपने मर्जी से नहीं बना रहा हूँ, ये मैंने खुद पढ़ा था कि ओजोन परत को CFC, इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस नुकसान पहुंचा रही है। आज की डेट में यदि हम बात करते हैं ओजोन परत पर यदि बात करते हैं उसको नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है, तो वो है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। आपसे दोस्तों CFC का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि CFC का फुल फॉर्म कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरे पॉइंट क्वेश्चन बनेगा कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ही है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जल वाष्प। जल वाष्प मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा सभी प्यारे दोस्त। चलिए पॉइंट दिया गया है दोस्तों जल वाष्प। जल वाष्प क्या होता है दोस्तों? जल वाष्प की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील व असमान वितरण वाली गैस है। कैसी है दोस्तों? जो वायुमंडल है वो दोस्तों जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील व असमान वितरण वाली गैस है। ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसका संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस तथा हिम, जिसको कहते हैं बर्फ का पड़ना, आदि का निर्माण होता है। यह एक कंबल का काम करती है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म होती है और ना अत्यधिक ठंडी। चलिए समझिएगा इस पॉइंट को समझिएंगे। पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? वायुमंडल में जल वाष्प दोस्तों सबसे अधिक परिवर्तनशील है, वो बदलती रहती है, वो कभी समान नहीं रहती, वो असमान रहती है, कब परिवर्तनशील हो जाए और कब क्या हो जाए। तो दोस्तों वितरण वाली गैस है, ये कभी भी एक समान नहीं रहती है। यह दोस्तों 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक दोस्तों पाई जाती है। यदि हम दोस्तों ऊंचाई की बात करते हैं, यदि हम 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो दोस्तों हमें जलवाष्प प्राप्त होता है, और जिसके संघनन से यानी कि जलवाष्प दोस्तों बादल, वर्षा किस कारण होती है? संघनन के कारण ही होती है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बादल, वर्षा किस कारण होती है, तो दोस्तों संघनन के कारण ही होती है। दोस्तों जब बादल, वर्षा, कोहरा, ये कोहरा भी ये भी एक संघनन का ही कारण है। ओस का पड़ना कोहरे का संघनन का ही कारण है। बर्फ का पड़ना ये भी एक दोस्तों संघनन का ही कारण होता है, जो कि एक कंबल का काम करती है, जिससे पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म होती है और ना ही दोस्तों ठंडी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट, आकाश का रंग नीला धूलकण के कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दोस्तों यदि बात करते हैं आकाश का रंग का नीला का क्या होने का कारण है, दोस्तों? तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है? धूल के कण के कारण दोस्तों आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। और दोस्तों और वास्तविक यदि आपसे पूछा जाए कि वास्तविक में आकाश का रंग कैसा है, तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, वास्तविक में यदि पूछा जाए तो आकाश का रंग दोस्तों काला है। कैसा है? आकाश का रंग कैसा है दोस्तों? काला है। लेकिन धूल के कणों के कारण दोस्तों हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है।
अगला पॉइंट, और जो भी इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे दोस्तों वो भी आपको आगे चल के बताए जाएंगे और आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी बनवाए जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प पृथ्वी के तापमान को बनाए रखते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड यदि ना हो तो दोस्तों फिर भी जीवन असंभव है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं दोस्तों जो चीज़ हमारे लिए हमारे जीवन के लिए उपयोगी है वो कहीं ना कहीं जाके हानिकारक भी है। हर चीज़ का दोस्तों होना इम्पोर्टेंट भी है और हर चीज़ का होना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। कुछ उसके फ़ायदे होते हैं, कुछ उसके नुकसान होते हैं। जैसे कि हर चीज़ का दोस्तों लिमिट में, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। हर चीज़ दोस्तों लिमिट में होती है। कोई भी चीज़ हो उसके नुकसान भी होते हैं, उसके कई फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। सेम कंडीशन इसमें है कि गैस का होना फ़ायदा भी है और गैस का अत्यधिक होना नुकसान भी है। तो वायुमंडल की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो वायुमंडल को दोस्तों निम्न परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को दोस्तों निम्न परतों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर, इसको बोलते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल। इसकी अंग्रेजी भाषाओं को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। आपके एग्जाम में दोस्तों एग्जामिनर घुमाने के लिए अंग्रेजी भाषा के भी क्वेश्चन दे सकता है, ऑप्शन भी दे सकता है। क्षोभ मंडल की यहाँ से हम दोस्तों बात करने वाले हैं। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो सबसे नीचे की परत है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल। इस मंडल को दोस्तों अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में यदि क्षोभ मंडल का ऑप्शन ना दिया गया तब आप क्या करेंगे, तो आपको अधोमंडल का नाम याद रखना होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, अधोमंडल। अधो मीन्स क्या होता है दोस्तों, नीचे। ये जो अधो है ना, अधो का अर्थ होता है नीचे, और मंडल, नीचे का जो मंडल है वो कौन सा है, वायुमंडल। कौन सा, क्षोभ मंडल। नीचे के मंडल को जो कहते हैं, जो निचली परत है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो इसी कारण दोस्तों उसको अधोमंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर लगभग दोस्तों 18 किलोमीटर होती है और ऊंचाई इसकी ध्रुवों पर 8 किलोमीटर पर होती है। अगले पॉइंट को चलते हैं। सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल हुआ, आंधी हुआ तथा वर्षा इसी मंडल से होती हैं। दोस्तों बादल का बनना, कभी आसमान दोस्तों हमें साफ दिखाई देता है, स्वच्छ दिखाई देता है। कहते हैं ना कि आज का मौसम कैसा स्वच्छ है, और कुछ लोग कहते हैं कि आज भाई बादल है। तो ये बादल का होने का क्या कारण है, बादल कहाँ पर होते हैं, ये आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। जब आंधी आती है तब हम कहते हैं दोस्तों जो आंधी का आना है ये दोस्तों क्षोभ मंडल में ही आती हैं। बारिश का होना ये भी आपके क्षोभ मंडल में ही ये घटनाएं दोस्तों होती हैं। आंधी का आना, बादल का बनना और वर्षा का होना ये सभी आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत होते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं। दोस्तों आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा अधोमंडल, तीसरा संवहन मंडल। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अंग्रेजी नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। आपके एग्जामिनर जो है बहुत चालाक होता है दोस्तों, वो आपको भटकाने के लिए इंग्लिश जैसे वर्ड का भी यूज कर सकता है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखनी होंगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं इंग्लिश में। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल दोस्तों 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। कितनी है दोस्तों, यदि समताप मंडल की बात करते हैं, जो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है, जिसका तापमान दोस्तों समान रहता है। इसमें क्या रहता है, तापमान, टेम्परेचर दोस्तों समान रहता है, बराबर रहता है। इसकी मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। लोप का मतलब इसकी जो मात्रा है दोस्तों सबसे कम हो जाती है, गायब हो जाती है, लोप हो जाता है। लोप का मतलब जो विषुवत रेखा पर दोस्तों इसकी जो मोटाई है वो गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है। लोप का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का गायब हो जाना, किसी चीज का समाप्त हो जाना। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, इस मंडल में वायुयान उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें काफी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कंसंट्रेट होकर पुस्तक को पढ़ते हैं वो आगे होते हैं और वो ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, कभी भी गलत नहीं होता, कभी भी डाउट नहीं रहता है। दोस्तों ये वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके अब तक के सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है। और आपके एसएससी जीडी का एग्जाम हो, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो,
और एसएससी का है, सीजीएल, सीपीओएसआई, एसएससी, सीएचएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए समताप मंडल। जो वायुयान है वो दोस्तों किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। याद रखिएगा, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। प्रैक्टिस चार्ट उठा के देखना, क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। और आपको कंफ्यूज करने के लिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल ऐसे ऑप्शन देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और समताप और क्षोभ में ही दोस्तों आप धोखा खाएंगे। तो इसी कारण दोस्तों दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा, डैश करके लिखेंगे सभी प्यारे दोस्त, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। जिनको ये बात पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो डैश करके लिखेंगे समताप मंडल में। क्लियर? चलिए देखिए दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पॉइंट को समझेंगे। दोस्तों ये नहीं कि एक तरफ से किताब को पढ़ा और रटते पढ़ते पढ़ते चले गए, कह दिया कि पूरी किताब खत्म। दोस्तों तो ऐसा नहीं करना है, हमें हर चीज को, हर छोटे छोटे पॉइंट को, बड़े से बड़े पॉइंटों को समझना है। धीरे धीरे पॉइंटों को समझेंगे तभी तो दोस्तों एग्जाम में ये मत छोड़ो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया हमें डाउट हो गया। डाउट नहीं करना है, डाउट तो हमें बिल्कुल भी नहीं पालना है मेरे दोस्त, डाउट तो बिल्कुल भी नहीं पालना है। डाउट नहीं, हमें बिल्कुल 100% क्लियर करके जाना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए, बस देखा कि इसका आंसर 100% है ये, बस ये नहीं कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है। कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, एक बार पढ़ना है, अच्छा पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, बेहतरीन पढ़ेंगे। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों, मेघ मीन्स क्या होता है? बादल, में बादलों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं, मूलाभ बादल कहते हैं। कभी कभी दोस्तों इस मंडल में बादल भी बनते हैं जिनको हम मूलाभ भी कहते हैं, क्योंकि मूल रूप से बनते हैं तो इनको मूलाभ बादल भी कहते हैं, मूलोभ मेघ कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर। स्फीयर मीन्स होता है मंडल, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल दोस्तों बात करते हैं तो यह दोस्तों 32 किलोमीटर, कितनी दोस्तों? 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है, 32 से 60। इस मंडल में एक ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली, देखो वही पॉइंट दिया गया, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, सोख लेती है, जिससे हमारी रक्षा होती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। सुरक्षा कवच से याद आया, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस गैस को कहा जाता है? आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस गैस को कहा जाता है, या पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल को कहा जाता है? मंडल और गैस कोई भी पूछा जाए तो ओजोन गैस बताना है, और पृथ्वी का सुरक्षा कवच का मंडल पूछा जाए तो ओजोन मंडल बताना है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन मंडल है, यदि मंडल में ऑप्शन मिलता है, यदि गैस में मिलता है तो ओजोन गैस आपको बताना है, क्योंकि यह दोस्तों हमें पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो निकलती हैं उससे दोस्तों पृथ्वी की रक्षा करती है, इसी कारण से पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट दिया है ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस। ऐसी कौन सी गैस है जो ओजोन को नष्ट करती है, ओजोन की मात्रा को कम करी? वो है आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो AC, फ्रिज जैसे उपकरणों से निकलती है। दोस्तों आप जानते हैं कि AC की हवा हमें नुकसान भी करती है, फायदा भी करती है, क्योंकि दोस्तों इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो हमारे लिए दोस्तों काफ़ी नुकसानदायक होती है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई AC की हवा में मत लेटा करो, बीमार पड़ जाओगे। ज़्यादा फ्रिज का ठंडा पानी मत पिया करो, नुकसान करेगा। तो समझ रहे हैं ना, ये क्या है? घरेलू चीज़ें हैं। हमसे लोग जो है हमारे मम्मी पापा जी हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, घर पे हम लोगों को समझाते हैं ना कि बेटा ज़्यादा AC में मत लेटा करो, बीमार पड़ जाओगे। ज़्यादा फ्रिज का ठंडा पानी मत पिया करो, नुकसान करेगा। कहते हैं ना कि जुकाम हो जाएगा। तो ये कैसे? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होती है क्लोरीन गैस। कौन सी? क्लोरीन, Cl। क्लोरीन गैस जो होती है दोस्तों वो सर्वाधिक नुकसान होती है हमारे शरीर के लिए। क्लियर? चलिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, ओजोन परत की मोटाई नापने में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्जाम के कई बार रिपीटेड होने। ये क्वेश्चन देखिए, येलो बुक की सबसे खास बात, ऐसे क्वेश्चन दिए हैं ना कि आपको पढ़ते ही दोस्तों लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आया था, हमको ऐसा लगता है। इस पुस्तक की यही तो सबसे खास बात है। तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई नापने का कौन सा यंत्र है, कौन सी इकाई है? तो वो है आपकी डॉप्सन। डॉप्सन इकाई से क्या मापा जाता है? तो जानते हैं आप सभी प्यारे दोस्त, ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन इकाई का यूज किया जाता है। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, नोट्स में जरूर लिख लेना, काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा। अगला पॉइंट है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है। जब दोस्तों ओजोन मंडल में जैसी जैसी ऊंचाई पर जाते हैं तो
टेम्परेचर बढ़ता जाता है और प्रति किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जैसे में 1 किलोमीटर हमने ऊंचाई को कवर किया तो 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर हम दोस्तों 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक और गए तो हो गया 2 किलोमीटर, फिर से +5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ। तो सेम दोस्तों कंडीशन होती है कि हर प्रति किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है आयन मंडल, जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयन मंडल, इसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है आयन मंडल की। इस मंडल में रेडियो, टीवी, रडार तथा फोन की संचार किरणें परावर्तित होती हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि एक एरोप्लेन चलाने के लिए, फाइटर जेट चलाने के लिए हमें रडार की सख्त आवश्यकता होती है। रडार का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस मंडल में। दोस्तों रेडियो पर हमें खबरें मिलती हैं सुनने के लिए, टीवी पर जो चीज़ हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह, वो, और फ़ोन से दोस्तों हमें जो एक दूसरे से बात प्राप्त होती है, ये दोस्तों एक संचार किरणें से ही हमें दोस्तों एक दूसरे से फ़ोन पर हम बातचीत कर सकते हैं। रेडियो पर हम आवाज़ सुन सकते हैं, टीवी पर हम दोस्तों न्यूज़ को देख सकते हैं और रडार से हमें दिशाएं निर्धारित हो सकती हैं। तो ये दोस्तों आपकी आयन मंडल में ही संभव है, जिसको दोस्तों संचार उपग्रह का इसी मंडल में पाए जाते हैं। जो दोस्तों संचार उपग्रह जिसको बोलते हैं, जिससे हमें एक देश से दूसरे देश की खबरें मिलती हैं टीवी, रेडियो, फ़ोन के माध्यम से, तो दोस्तों इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। इसका दूसरा नाम संचार उपग्रह भी है। इस मंडल में दोस्तों संचार उपग्रह भी इस मंडल में पाए जाते हैं। इस कारण इस आयन मंडल को हम संचार उपग्रह मंडल भी कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है एक्सोस्फीयर, ब्रह्ममंडल। एक्सोस्फीयर ब्रह्ममंडल इसका नाम दिया गया है। इसमें दोस्तों 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्यमंडल, सॉरी दोस्तों, ब्रह्म नहीं है, बाह्यमंडल है। बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर 640 किलोमीटर से ऊपरी के भाग को बाह्यमंडल कहते हैं। बाह्य का मतलब होता है ऊपरी या बाहरी भाग। इसके ऊपर की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। इसके यदि हम ऊपर जाते हैं तो कोई सीमा निर्धारित नहीं है, इसके बाद क्या है क्या नहीं है। इस मंडल में दोस्तों हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों की प्रधानता सर्वाधिक मात्रा में अधिक है। इनकी दोस्तों जो प्रधानता है वो सर्वाधिक है हाइड्रोजन और हीलियम गैस की। चलिए अगले पॉइंट है। इस मंडल में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस तथा ऑरोरा बोरियालिस नामक घटनाएं होती हैं। इस मंडल में दोस्तों ऑरोरा, ये नया पॉइंट है दोस्तों, समझेंगे। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस आपको याद रखना होगा तथा ऑरोरा बोरियालिस और या ऑरोरा बोरियालिस जैसी घटनाएं होती रहती हैं। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को समझेंगे दोस्तों। पॉइंट दिया गया है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो सौर किरणें होती हैं उसको दोस्तों सूर्य ताप भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे छोटी छोटी तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं। आप जानते हैं कि 8 मिनट 18 सेकंड आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है। 8 मिनट 22 सेकंड सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक आने में लगता है। पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है सूर्य का प्रकाश? 8 मिनट 22 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, ऐसे आपके ऑप्शन पर देखने को मिलता है। कभी कभी ऑप्शन में आपको 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलता है। पृथ्वी सूर्य विकिरण की ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। कितना करती है दोस्तों? 51% भाग जो है वो पृथ्वी सूर्य की किरणों से ऊर्जा को प्राप्त करती है। 51% भाग, लगभग आधा %। हर चीज़ 100% होता है ना, तो उसका दोस्तों 50% जो है वो पृथ्वी सूर्य 50% प्लस ही रहता है। पृथ्वी सूर्य विकिरणों की ऊर्जा से प्राप्त करती है। अगला समताप रेखाओं की बात करते हैं दोस्तों। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखा कहलाती हैं। ये इसको क्या पॉइंट है? समताप रेखा की परिभाषा कह सकते हैं कि समताप रेखा क्या है दोस्तों? समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम समताप रेखा कहते हैं। सम मीन्स समान, ताप मीन्स तापमान को समान रखने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको हम समताप रेखा कहते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा। आप लोगों को दोस्तों ये पॉइंट भी अच्छे से याद हो गया होगा। अगला पॉइंट, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर जो है ये कैसे हैं दोस्तों? अधिकतम है। दैनिक आपका अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर का दैनिक तापांतर कहते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपका वार्षिक तापांतर है वो किसी स्थान विशेष से सबसे अधिक ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर को हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट दोस्तों नोट करके लिखेंगे, दैनिक तापांतर।
इसमें दोस्तों परिभाषा आपको लिखनी होगी। नोट्स यदि आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं बना रहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। किसी स्थान पर किसी एक दिन की, केवल कितने दिन की बात हो रही है? दैनिक का मतलब होता है दिन, एक दिन की बात हो रही है। वार्षिक का पूरे वर्ष का। एक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर के बीच का जो डिफरेंट होता है वहां का दैनिक तापांतर उसको कहते हैं। क्या कहते हैं कि ये एक दिन में इतना डिफरेंट रहा है अधिकतम और इतना रहा है न्यूनतम, उसके बीच में जो अंतर होता है उसको बोलते हैं दैनिक तापांतर, यानी एक दिन के अंतर दैनिक तापांतर। दो वार्षिक, नंबर 2 दिया है वार्षिक तापांतर। किसी स्थान विशेष के सबसे गर्म तथा ठंडे महीने के, इसमें क्या हो रही है? महीने, यानी वार्षिक की बात हो रही है, तो औसत तापमान के अंतर को हम वार्षिक तापांतर कहते हैं, वार्षिक तापांतर कहते हैं। इसमें दोस्तों सबसे गर्म महीने 6 हो गए और बाकी के 6 ठंडे महीने। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि देखिए दिन और रात दोस्तों बड़े होते हैं, समझ गए ना। 2 प्रकार के मौसम होते हैं, सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है, गर्मी भी होती है, समझ गए ना। तो वो क्या है दोस्तों, आपके महीनों में काउंट होते हैं, वार्षिक तापांतर होते हैं, जो कि दोस्तों आपके बढ़ते हैं। सर्दी देखिए एक दिन तो पड़ती नहीं है, एक दिन तो सर्दी नहीं पड़ती, महीनों सर्दी पड़ती है, एक दिन गर्मी भी नहीं पड़ती है, महीनों गर्मी पड़ती है, एक दिन वर्षा भी नहीं होती है, महीनों तक वर्षाएं होती हैं। तो वो क्या है दोस्तों, वार्षिक तापांतर होते हैं। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। सभी पॉइंट को समझते हुए चलेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है और आज का लास्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक तापमांतर रूस के बरखोयांस्क में पाया जाता है। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। विश्व का सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सर्वाधिक तापमांतर पाया जाता है। हो सकता है आपको रूस ना दे तो आपको बरखोयांस्क जरूर देगा, या बरखोयांस्क नहीं देगा तो आपको रूस भी दे सकता है। क्लियर दोस्तों? बरखोयांस्क में विश्व का सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। क्लियर? चलिए यहाँ से दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, वायु दाब। वायु का दाब, वायु प्रेशर जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वायु दाब के बारे में। चलिए दोस्तों, यदि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हों, आपको लगता हो कि ये वाकई क्लास हमारे लिए हेल्पफुल है, यदि आपको लगता हो कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों, सभी प्यारे दोस्त जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, दोस्तों आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। आप लोगों का एक लाइक दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ऐसे ही आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड वीडियोस आपको सही समय पर मिलती रहें। तो दोस्तों आपको 31 मार्च तक का समय है कि आप लोग 2000 की फैमिली तो ज़रूर कंप्लीट करवा ही देंगे, क्योंकि दोस्तों अभी प्रेजेंट में दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1820 हो चुके हैं दोस्तों, सॉरी 1920 सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों। 1920 सब्सक्राइबर दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 1920 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुझे मिल रहा है, और आप लोगों के इस प्यार और सपोर्ट की वजह से ही दोस्तों मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोग ऐसा ही अपना प्यार देते रहें, अपना सपोर्ट देते रहें दोस्तों। अब बाकी के दोस्तों 80 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है, 80 लोगों को जोड़ना और है दोस्तों आप लोगों को, जिससे हमारी ये फैमिली जो है टीचिंग विद आनंद चौहान की, ये 2000 की फैमिली दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। ये 2000 की दोस्तों फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, और ये दोस्तों सिर्फ आप लोगों के ही हाथ में है। आप लोग जब चाहें तब करवा सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी दोस्तों आप इसको कंप्लीट करवा दें, तो उतना ही ज़्यादा दोस्तों मुझे बेनिफिट मिलेगा और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट ऐसे ही करते रहे जैसे आप निरंतर करते आ रहे हैं, ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें, और जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर सकूं, बेहतर से बेहतर क्लासें PDF आपके लिए लाता रहूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। चलिए बात करते हैं दोस्तों वायु दाब की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वायु प्रेशर यानी दाब, हवा का दबाव। सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायु दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। दोस्तों सामान्य दशाओं में देखा जाए तो समुद्र के नीचे के तल से जो वायु दाब दोस्तों पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। और आपको बता दें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायु दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी लोग जानते हैं, बैरोमीटर से। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब, हवा का दाब। दोस्तों वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है वो है बार।
एक बार बराबर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब, यानी कि बार, जो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, मापने की जो इकाई है उसका क्या है, बार। बार में दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इस बार के ही कारण दोस्तों इस मीटर का नाम क्या रखा गया, बैरोमीटर। क्लियर। अगला पॉइंट, समदाब रेखा, समान वायुदाब, समदाब यानी सम मीन्स समान, दाब मीन्स दाब, हवा का दबाव। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समदाब रेखा कहलाती हैं। एक होती है समदाब रेखा और एक होती है समताप रेखा। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं और समान वायुमंडल वाले स्थानों को काल्पनिक रेखाएं, समान वायुमंडल वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। तो समताप रेखा और समदाब रेखा आपको तुरंत इस वीडियो में याद हो गई होंगी, नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक पॉइंट को मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूं कि यदि आप कंसंट्रेट होकर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये तुरंत वीडियो देखते ही याद हो जाएंगी। दोस्तों टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली की यही खास बात है कि जो भी पॉइंट पढ़ाते हैं, जो भी समझाते हैं, वो तुरंत के तुरंत आपको याद भी करवाते हैं। ऐसे समझाते हैं कि आप कभी भी भूले ना। नोट्स तो आप बनाते ही हैं, नोट्स बनाते हैं, एक्स्ट्रा काम है वो आपका, लेकिन किसी चीज़ को कंसंट्रेट होकर सुनना, उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को मुंह से अपने बोलना, वो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। दोस्तों यदि आप केवल सुन रहे हैं, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको दोस्तों 3 चीज़ें याद करनी होगी। पहला, आपको ध्यान से सुनना होगा कंसंट्रेट होकर। दूसरा, आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है। तीसरा, आपको अपने मुंह से जो जिस चीज़ को मैं बोलता हूं, आपको अपनी उस चीज़ को आप अपने भी मुंह से बोला करें। यदि मुंह से नहीं बोल पाते तो मन में तो बोल सकते हैं। यदि आप भी हमारे साथ साथ बोलेंगे तो आपको दोस्तों ये पॉइंट याद होते चलेंगे। आपको दोस्तों ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं होगी। यदि आप साथ साथ बोलेंगे तो आपको यहीं पर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें याद हो जाएंगी। समझ गए दोस्तों? तो साथ साथ बोला करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट दोस्तों दिया गया है विश्व की प्रमुख जनजातियां। नोट्स बनाएंगे। अब यहां से आपका नोट्स बनाने का टर्न स्टार्ट हुआ है दोस्तों। अब यहां से आप लोगों को नोट्स ही बनाने हैं। जो भी आपको जनजाति पहले से पता हो, जो भी जनजाति आपको पहले से आती हो, यदि आप चाहते हैं लिखना तो लिख लीजिए, नहीं चाहते हैं, आपको याद है तो मत लिखिएगा। और जो कैंडिडेट नए हैं, पहली बार दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी अभी से स्टार्ट की है दोस्तों, अभी 12th 10th जो भी करके आए हैं, तो दोस्तों आप अपने नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप उसका रिवीजन भी नहीं कर पाओगे। जब नोट्स नहीं बनाओगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, समझ रहे हैं ना? तो नोट्स भी बनाते रहेंगे, साथ साथ उसका रिवीजन भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले सभी प्यारे दोस्त हेडिंग लगाएंगे बीचों बीच विश्व की प्रमुख जनजातियां। एक साइड लिखेंगे जनजातियां और एक साइड लिखेंगे देश, कि कौन सी जनजाति किस देश में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है माओरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए इन जातियों को, कुछ आपको ऐसी जनजातियां मिलेंगी जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी आपको बता सके थे। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है, जिसको एस्किमो भी बोलते हैं। समझ गए ना? किन किन भागों में पाई जाती है वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो विश्व की जितनी भी जनजातियां हैं वो सभी आपको आज के वीडियो में आपको नोट्स बनवाने वाले हैं। माओरी जनजाति है जो दोस्तों आपकी न्यूजीलैंड देश में पाई जाती है। एक माओरी जनजाति होती है, वो आपकी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। दूसरी है एस्किमो। एस्किमो ये आपकी कनाडा ग्रीनलैंड में पाई जाती है। किर्गिज जनजाति है दोस्तों, ये आपकी मध्य एशिया में पाई जाती है। सेमांग एक जनजाति है जो कि आपकी मलेशिया में पाई जाती है। इनमें से 3 ऐसी जनजातियां हैं, ये 3 एक ऐसी जनजातियां जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। हालांकि सेमांग का जिक्र बहुत ही कम बार एग्जाम में हुआ है, लेकिन जो माओरी एस्किमो किर्गिज हैं, ये आपकी दोस्तों रिपीटेड जनजातियां हैं। इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप सेमांग मलेशिया याद नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन माओस्को, एस्किमो, किर्गिज और माओरी, ये 3 जातियां आपको याद रखनी होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं, आगे और भी जनजातियां दी गई हैं। नेक्स्ट है जुलू। जुलू जनजाति ये आपकी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, जुलू जनजाति है। नेक्स्ट है हैदा। हैदा जनजाति आपकी अमेरिका में पाई जाती है। याकू, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुकी है। टुंड्रा प्रदेश। रेड इंडियन, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, रिपीटेड होने वाला प्रश्न। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा में पाई जाती है। यूकाधिर ये आपकी साइबेरिया क्षेत्रों में पाई जाती है, साइबेरिया देश में। अफरीदी पाकिस्तान। देखिए अफरीदी को तो आप भूल भी नहीं सकते हैं। शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी कहाँ का खिलाड़ी था दोस्तों? पाकिस्तान का था। शाहिद अफरीदी कहाँ का खिलाड़ी था दोस्तों? पाकिस्तान का था। तो अफरीदी जनजाति कहाँ की है दोस्तों? पाकिस्तान की। बहुत ही बेहतरीन शानदार ट्रिक बन गई ना दोस्तों।
दिमाग को यदि देखिए कंसंट्रेट करके किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं ना दिमाग से, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक कुछ बाहरी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, वो भी दोस्तों मस्तिष्क में हमारे आने लगती हैं। अफरीदी नाम पढ़ा, आहा, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का खिलाड़ी है। अफरीदी क्या है, एक जनजाति है जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। तो ये तो क्वेश्चन आप जीवन में भी कभी नहीं भूलोगे। मुझे नहीं लगता कि आप ये क्वेश्चन को जिंदगी भर भूल पाएंगे। ये एग्जाम में आए या ना आए वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन यदि आ गया तो आप इसको 100% नहीं 200% आप इसको सही करके आएंगे। जिस बंदे को पता भी होगा वो भी, जिसको नहीं पता होगा अफरीदी समझकर पाकिस्तान जरूर लगा के आएगा, उसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट है मसाई जनजाति, ये आपकी केन्या में पाई जाती है। बोरो, बोरो इसमें आपको ट्रिक बता दे तो बोरो बा स्टार्ट है, बो से ब्राजील, बोरो जनजाति ब्राजील, बोरो स्टार्टिंग में ब्रा आ रहा है इसमें बोरो, तो समझ जाएंगे बोरो जनजाति आपकी ब्राजील में पाई जाती है। अगला पॉइंट निग्रो, निग्रो जनजाति है, यह आपकी दोस्तों मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। आइनू, आइनू आपकी है दोस्तों जापान में पाई जाती है। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका और आइनू जनजाति आपकी दोस्तों जापान में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगली भी कुछ जनजातियां हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा सभी प्यारे दोस्त। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिग्मी, पिग्मी एक जनजाति है दोस्तों और कांगो बैसिन देश में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगाएंगे सभी पर दोस्त। बद्दू, बद्दू जनजाति दोस्तों आपकी अरब में पाई जाती है। इकाथा दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बुशमैन इंपॉर्टेंट लगाएंगे दोस्तों, इसका दूसरा नाम है बोत्सवाना। इसका जो पहले नाम था बोत्सवाना, फिर इसका नाम रख दिया गया बुशमैन, जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल में यह जनजाति आपकी पाई जाती है। अगली है दोस्तों वेदास, वेदास ये आपकी दोस्तों श्रीलंका में पाई जाती है। औका, औका से समझ जाएंगे, औका और इक्वा सेम वॉइस आ रही है ना, ओका इक्वा, औका इक्वा बोल के देखेंगे तो सेम वॉइस आ रही है। तो ओका जनजाति आपकी इक्वाडोर में पाई जाती है। ओंग, भारत की जो भी जनजातियां आपको याद रखनी होगी, ओंग जनजाति आपके भारत में पाई जाती है। एटा, एटा आपका फिलीपींस में पाई जाती है। और तातार, तातार एक दोस्तों जनजाति है जो कि आपकी साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है। तातार आपकी साइबेरिया में पाई जाती है। जो आप यदि सभी चीज़ों को याद नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट बताएं कि आपको ये तो याद रखना है, तो वो तो आपको 100% याद करके ही जाना है, बाकी का याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपको बताए इतना ही पढ़ लेना, आपको जनजातियाँ इतने में से ही मिल जाएंगी। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक कि आपको सारी बातें अच्छी से समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक देश, विश्व के प्रमुख फसल उत्पादक देश मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको भी दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, जिसकी चर्चा जो हम वो करेंगे दोस्तों वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से पता चलेगा कि कौन सी फसल में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, कौन सा देश द्वितीय स्थान पर है। दोस्तों आपके एग्जाम में दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो प्रथम या तो अंतिम, या फिर आपका प्रथम या दोस्तों दूसरे नंबर पर, यानी कौन सा दूसरे स्थान पर है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप जानते हैं कि आज की डेट में दोस्तों जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं, भूगोल से अधिकतम क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा देश ऐसा है जो फसल उत्पादक में अग्रणी राज्य प्रथम स्थान पर है। गेहूं के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर कौन है। गन्ना के फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है और कौन सा दोस्तों दूसरे नंबर पे है, जिसकी चर्चा दोस्तों हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धीरे धीरे हम इस पुस्तक को दोस्तों बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे, कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस किताब को दोस्तों हम कंप्लीट कर दें और धीरे धीरे सारे पॉइंटों को सारी बातों को समझते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास को है हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंटों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।